वैल्यू एडिड मेथड यानी मूल्य वृद्धि विधि। ये जो मेथड है बच्चों को काफी परेशान करता है और इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो पैटर्न है नेशनल इनकम के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो ये है कि हम इसके कुछ आइटम्स को कंपलसरी आइटम मान लेते हैं और हम कहते हैं भाई ये जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे या घटेंगे घटेंगे, कहीं जोड़ा जाता है कहीं घटाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू एडिड मेथड है इसमें कंपलसरी आइटम कौन से हैं और उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा उसको सामने देखिए। तो बच्चों इसका जो पहला कंपलसरी आइटम है, फर्स्ट कंपलसरी आइटम इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब उत्पादन का मूल्य। अरे भाई अगर मैं आपसे प्रोडक्शन की बात करूं, अगर मैं आउटपुट की बात करूं, अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो मैं आपसे पूछता हूं कि जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो कितने हैं। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर भाई प्रोडक्शन सेक्टर 3 ही तरह के होते हैं। तो इंडिया भी भाई कोई दुनिया से बाहर का देश थोड़ी है, यहाँ भी 3 ही तरह के सेक्टर हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्शरी सेक्टर। तो बच्चों आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन होगा, अगर नहीं होगा तो तीनों सेक्टर का प्रोडक्शन अलग अलग दिया होगा। जैसे यहां लिखा होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, मैं लिख देता हूं प्राइमरी सेक्टर। इसमें प्लस कर देंगे हम, बिल्कुल सही सुना आपने, इसमें प्लस कर देंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। इसमें प्लस कर देंगे हम, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। फिर प्लस करेंगे किसको, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शरी सेक्टर। तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन को, आउटपुट की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। मजे की बात यह है कभी कभार इन तीनों का प्रोडक्शन भी नहीं दिया होगा, हाँ तो भी घबराने की बात नहीं है। मैं लिख देता हूं अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, और करके लिख देता हूं मैं। फिर आपको दिया होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम करेंगे, पता है क्या करेंगे, हम जितनी भी सेल्स होगी, टोटल सेल्स जितनी भी सेल्स होगी, क्योंकि भाई हम कोई भी प्रोडक्शन क्यों करते हैं, बेचने के लिए करते हैं, अपनी बिक्री के लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। तो आपने जो प्रोडक्शन किया, आपको प्रोडक्शन की वैल्यू नहीं दी, हाँ सेल्स दे दी, तो जाहिर सी बात है भाई जो माल बेचा होगा वही आपकी प्रोडक्शन होगी, तो सेल्स आपका प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा। क्या कभी ऐसा होता है कि सारा ही माल बिक जाता है, कुछ अनसोल्ड भी रह जाता है, तो इसमें प्लस कर देंगे हम चेंज इन स्टॉक। क्या प्लस कर देंगे, चेंज इन स्टॉक, बिल्कुल सही सुना आपने, सेल्स में ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक। और चेंजिंग स्टॉक का फंडा तो सबको बता भाई, अगर चेंजिंग स्टॉक नहीं दिया होगा तो क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। हर बार बताना कोई अच्छी बात नहीं होती, पहली बारी में समझ जाया करो। चेंजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो सेल्स में ऐड कर देंगे चेंजिंग स्टॉक को, तो आपको टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगी। ये जो है ना सेल्स, ये है इसका पॉइंट, इसके इस सेल्स वाले पॉइंट को समझ लो और वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी आपका जो वैल्यू एडिड मेथड है ये खत्म हो जाएगा। सेल्स का मसला है। सेल्स में 2 केसेस होंगे, मैं दोनों केसेस यानी पहला केस होगा ये वाला और दूसरा केस होगा ये वाला। हमें चाहिए सेल्स। देखो अगर सेल्स के आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ सेल्स लिखा हुआ है या टोटल सेल्स लिखा हुआ है, तो बस हमें इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं है। फिर ये दोनों केसेस गिवन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ सेल्स। लेकिन अगर सेल्स नहीं है तो फिर क्या होगा, तो सेल्स के साथ लिखा होगा सेल्स इन डोमेस्टिक मार्केट। सेल्स इन डोमेस्टिक मार्केट अगर लिखा है तो अब ये टोटल सेल्स नहीं है, आपको चाहिए टोटल सेल्स। टोटल सेल्स तब होगी जब सिर्फ सेल्स लिखी है या टोटल सेल्स लिखी है तब होगी। अगर सेल्स के साथ ऐड हो गया डोमेस्टिक मार्केट, अब ये आपका टोटल सेल नहीं है। आपको टोटल सेल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अगर ऐड हो गया सेल्स के साथ, अगर सेल्स इन डोमेस्टिक मार्केट लिखा है तो आपको प्लस करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट भी एक तरह की सेल होती है, पर आपने डोमेस्टिक मार्केट में सेल नहीं किया, विदेशों में सेल किया है।
तो मेरे बच्चों, आपने सेल्स इन डोमेस्टिक मार्केट अगर लिखा हुआ है तो ही एक्सपोर्ट ऐड होगा। ऐसा नहीं है कि सेल्स भी है और एक्सपोर्ट भी है, आपने सेल्स प्लस एक्सपोर्ट कर दिया तो क्वेश्चन तो गलत होना है। या सेल्स भी है फिर सेल्स इन डोमेस्टिक मार्केट भी है, आपने दोनों सेल्स को ऐड कर दिया तो भी क्वेश्चन गलत होना है। अरे भाई, इन दोनों को जो हमने ऐड किया है वो इसके लिए किया है, सेल्स के लिए किया है। अगर हमारे पास सेल्स है तो फिर इन दोनों को चाहे गिवन हो चाहे ना हो छोड़ देना। तो पहला केस है ये वाला सेल्स का और दूसरा केस है ये वाला। इन दोनों में से कोई सा एक केस आपको गिवन होगा तो आप उसके हिसाब से ट्रेड कर लेना, आपको सेल्स मिल जाएगी। तो दूसरा केस क्या होगा? अगर लिखा हुआ है कैश सेल्स, क्या लिखा हुआ है? कैश सेल्स, तो अभी आपकी टोटल सेल नहीं है, अभी कैश सेल्स है। तो जब कैश सेल्स होगा यानी सेल्स के साथ ऐड कर दिया कैश को, तो आप इसमें प्लस कर दोगे क्रेडिट सेल्स, आप इसमें प्लस कर देंगे क्रेडिट सेल्स। तो बच्चों, सेल्स के साथ दो चीजें ऐड हो जाती हैं, एक तो होता है ये वाला केस, एक होता है ये वाला केस। इन दोनों में से कोई सा भी एक केस होगा आपको सेल्स मिल जाएगी। और जैसे आपको सेल्स मिल गई उसमें चेंजिंग स्टॉक ऐड कर देना, आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। दिस इज द फर्स्ट कंपल्सरी आइटम ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। तो पहले तो हमें चाहिए ये। अब दूसरा कंपलसरी आइटम क्या है उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम बचा है तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना। दूसरा कंपलसरी आइटम है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्यवर्ती लागत का मूल्य। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट ये क्या होता है भैया? ये होता है रॉ मटेरियल। जब कोई भी चीज आप बनाते हो तो उसको बनाने से पहले आप उसका रॉ मटेरियल खरीदते हो, उस रॉ मटेरियल को आप प्रोड्यूस करके किसी फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हो। तो फाइनल गुड्स में जितना वैल्यू एडिशन हुआ वही तो वैल्यू एडेड कहलाता है। उसमें क्या करोगे आप? जो आपका प्रोडक्शन हुआ वो कहलाए वैल्यू ऑफ आउटपुट, और जो कच्चा माल की वैल्यू थी वो कहलाए वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट अगर गिवन नहीं होगी तो सेम एज वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों सेक्टर का अलग गिवन होगा। मैं लिख देता हूं भाई, पहला वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, इसमें प्लस कर देंगे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, इसमें प्लस कर देंगे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। तीनों सेक्टर की इंटरमीडिएट कॉस्ट को आप प्लस कर दोगे, आपको वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट मिल जाती है। बात यहां पर खत्म नहीं हो जाती, मैं बिल्कुल यहां पर भी और करके शुरू करूंगा कि अगर तीनों सेक्टर का भी इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं दिया सेपरेटली और आपको टोटल इंटरमीडिएट कॉस्ट भी नहीं दिया, तो फिर आपको बिल्कुल इसकी तरह यहां पर दिया होगा, यहां पर सेल्स है तो यहां होगी परचेजेस। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट यहां पे मैं एक लाइन खींच देता हूं ताकि ये सेपरेट हो जाए, ये सेपरेट हो गया से। तो बात करता हूं मैं इंटरमीडिएट कॉस्ट की। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट के लिए हमें दिया होगा परचेजेस, क्या गिवन होगा? परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। बस बात खत्म, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया होगा, बस इतना दिया होगा। कभी कभार क्या होता है आपका जो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है इसके साथ कोई चीज ऐड कर देता है। वो क्या कर देता है? लिख देगा ये दे देगा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, मैंने रॉ मटेरियल को RM लिख दिया, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट दे देगा। तो फिर आपको इसमें प्लस करना पड़ेगा इंपोर्ट। इंपोर्ट तब प्लस करना पड़ेगा, इंपोर्ट सिर्फ इसी केस में प्लस करना पड़ेगा जब रॉ मटेरियल की परचेजेस को वो ये बता देगा कि आपने डोमेस्टिक मार्केट से परचेस किया है, तब आप इंपोर्ट को ऐड करोगे, हर बार नहीं करोगे। बिल्कुल दोबारा सुन ले, फिर सुन ले, वीडियो को पॉज करके नोट करके बार बार सुनकर इस बात को रट लेना कि परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल के साथ अगर लिखा होगा डोमेस्टिक मार्केट तो ही इंपोर्ट को ऐड करेंगे, अदरवाइज इंपोर्ट को ऐड नहीं करेंगे।
हम सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ले लेंगे। कभी कभार क्या होता है, मैं एक चीज बच्चों को अक्सर बता देता हूं, तो मैं यहां एक छोटा सा बॉक्स बना के लिख दूंगा, लिखा होगा परचेजेस ऑफ मशीनरी। बच्चे इससे बड़े कंफ्यूज होते हैं, लिखा होगा परचेजेस ऑफ मशीनरी। बच्चों ये कभी भी ऐड नहीं होता, इसे क्रॉस मार दो। स्पेशली क्वेश्चन बच्चे इस पॉइंट की वजह से बहुत गलत करके आते हैं। तो ये दो कंपलसरी आइटम है वैल्यू एडिड मेथड के। पहला कंपलसरी आइटम है वैल्यू ऑफ आउटपुट और दूसरा कंपलसरी आइटम है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट। हमें क्या करना होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देते हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट को और हमें मिल जाता है, ये काम करने के बाद, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। क्या मिल जाता है बच्चों, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस एंड इट इज इक्विवेलेंट टू GDP-MP। ये GDP के इक्वल होता है। तो GVA-MP बिल्कुल बराबर होता है किसके, GDP-MP के। यानी सिंपल सी बात है भाई, वैल्यू एडिड मेथड के कंपलसरी आइटम के ट्रीटमेंट के बाद हमें GDP-MP मिलता है। इसे नोट कर लें। एक क्वेश्चन इसका भी हम अभी करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें इस बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देख लीजिए, मैं क्वेश्चन इसमें आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। इसमें निकालना है, कैलकुलेट नेशनल इनकम निकालनी है, बाय इनकम मेथड भी निकालनी है और आउटपुट मेथड भी निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो हम तो सिर्फ आउटपुट मेथड की बात करेंगे, यानी वैल्यू एडिड मेथड की बात करेंगे। तो मैंने आपसे कहा आपने कुछ करना ही नहीं है, आपने क्या करना है, निकालने का नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को हम बोलते हैं NNP-FC। क्या निकालना है उसे अभी इग्नोर करो। अब देखो मेथड कौन सा है सर, आउटपुट मेथड है। आउटपुट मेथड मतलब वैल्यू एडिड मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप ले लो वैल्यू ऑफ आउटपुट। हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट लिया, लेकिन इसके अंदर तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का भी है। इसके अंदर इसमें दो ही सेक्टर का दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट अदर सेक्टर। अदर मतलब दोनों आ गए इसके अंदर। तो इन दोनों सेक्टर का दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट ही लिख दिया, बस कोई दिक्कत नहीं। अब आता है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब इंटरमीडिएट कॉस्ट तो परचेजेज है भाई सब, तो ये हमने लिख दिया परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने कहा था कि परचेजेज होगा, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, सिर्फ इतना लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। हो गया काम खत्म। इतना काम करने के बाद आपको मिल गया GVA-MP। बिल्कुल जैसे प्रीवियस दोनों मेथड में हमने किया, ऐसे इस मेथड में करेंगे। हमारे पास वैल्यू किस पर है, ग्रोस पर है। हमें बनाने किस पर है, नेट पर बनानी है। और आपको पता है ग्रोस को नेट बनाने के लिए हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को। देखते हैं कि इसमें डेप्रिसिएशन कहां दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ होगा डेप्रिसिएशन। हाँ जी, डेप्रिसिएशन है पॉइंट नंबर 7। तो जी कर दिया हमने माइनस डेप्रिसिएशन। तो आपकी जो ग्रॉस वाली वैल्यू थी नेट वाली वैल्यू बन गई। अब ये लिखा वैल्यू, वैल्यू मतलब डोमेस्टिक। मैंने आपको बताया था कि GVA-MP होता है वो इक्विवेलेंट होता है GDP-MP के। यानी यहाँ पर आपको वैल्यू मतलब डोमेस्टिक पर दिया हुआ है, आपको नेशनल बनाना है। और डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं NFIA को। देखते हैं यहाँ पे NFIA दिया है नहीं दिया। हाँ जी बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है। देखो पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 5 है फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी यहाँ पे आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। और 6 है फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। तो यहाँ पर आपने प्लस NFIA को ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट बनाना और लिखना फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ऐसे लिख देना। तो ये पूरा NFIA हो गया, आपने इसको प्लस कर दिया डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए। अब आता है मार्केट प्राइस को हमें बनाना है फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए बहुत अच्छी तरह जानते हो आप कि माइनस करते हैं NIT को। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है बट नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन तो है, लेकिन पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और सब्सिडीज हैं। तो हम करेंगे मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए माइनस NIT करते हैं। तो NIT तो गिवन नहीं है, लेकिन आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं और माइनस कर देंगे सब्सिडीज दी हुई है। ये आपका NIT बन गया। बस आप इनकी वैल्यू की प्लेसमेंट कर दो, सीधा आंसर NFI आएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट ब्रैकेट बनाया, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर 1500 एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ अदर सेक्टर 600। लो जी पूरा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। माइनस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस है रॉ मटेरियल की प्राइमरी सेक्टर की 700 है और अदर सेक्टर की 360 है। लो जी लो 700 प्लस 360
अब आता है माइनस डेप्रिसिएशन। माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है पॉइंट नंबर 7, जो कितना है 25, पॉइंट नंबर 27, यहां से मिस कर दिया थोड़ा सा, 25 माइनस 25 प्लस। अब आता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वैल्यू कितनी दी है, ये दी है आपकी 20 और 25, 20 माइनस 25। अब आता है माइनस, ये वाला माइनस ये रहा। अब आता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं 160 और सब्सिडीज कितनी है, इनडायरेक्ट टैक्स है 160 और सब्सिडीज है 30। भाई देखने 30 है, हाँ जी 30। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे 2100 माइनस 1060 माइनस 25, भाई 20 माइनस 25 माइनस 5 और बाहर है प्लस, प्लस माइनस माइनस 5, 160 माइनस 30 130, बाहर माइनस ऑलरेडी है माइनस 130, अब प्लस वाले तो भाई यही है 2100 माइनस, इसको ऐड करते हैं। अब इनको ऐड करा 121220, अब इसको माइनस करेंगे 880, यहाँ पे रुपीस, यहाँ करोड़, ये बिल्कुल इसका आंसर है। तो बच्चों देखो कितना सही आंसर आया 880, तो आप देख सकते हो। तो ये था आपका वैल्यू एडिड मेथड, बहुत आसान है, बस की कुछ जो बेसिक सी बातें हैं उसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आप फिर मैं बोलूंगा आपको प्रैक्टिस करोगे इस मेथड की भी तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन नेशनल इनकम को यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट ना समझिएगा, इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको बीच में से कुछ कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाता है, जैसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का करो, NFI करो, सब्सिडीज को करो, ऐसी चीजें भी कैलकुलेट करने के लिए कह दी जाती हैं। और अक्सर इसमें क्या होता है, आपसे क्वेश्चन आता है कि क्या चीज नेशनल इनकम में ऐड होगी, क्या नहीं होगी और क्यों, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इस पर भी हम वीडियोस बनाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। हम एग्जाम से पहले तक आपकी ये बहुत अच्छे से तैयारी करा देंगे और आपको वीडियो देखकर ही अंदाजा हो गया होगा कि वीडियो हमारी बहुत अच्छी बननी है। बहुत बेसिक से पॉइंट से शुरुआत करके हम एडवांस पॉइंट तक उसको सॉल्व करा रहे, कुछ भी छोड़कर नहीं चल रहे। हो सकता है कि एग्जाम के अंदर कुछ पॉइंट ऐसा आ जाए जो आपने बुक में ना हो लेकिन हमारी वीडियो में हो, और ऐसा होगा, ऐसा जरूर होगा। इसलिए आप हमारी वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब कर ले और हमारा जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर करें, क्योंकि कभी वीडियो बनती है तो हमारा नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच।